नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी बातें। क्या देश की राजनीति में कुछ घट रहा है, कुछ और नए क्या वन्य जीव अभ्यारण्य बने हैं, उन सभी के बारे में हम बड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज के कुछ ऐतिहासिक प्रश्न कि आज के दिन क्या इतिहास के हिसाब से कुछ घटनाएं घटी हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे आज के कुछ प्रश्नों पर। तो सबसे पहले आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ये हैं कि आज ही के दिन जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो जापानी जो लड़ाकू विमान है उनके द्वारा कोलकाता पर बम गिराया गया था। कोलकाता पर आप कह सकते हैं कोलकाता का जो तटीय क्षेत्र है ना, उस तटीय क्षेत्र पर बम गिराया गया था 1946 में। आज ही के दिन पहली बार आपको पता होगा कि मैंने पढ़ाया भी था कि 18 साल बाद जो है राष्ट्रीय होमगार्ड समिति की बैठक हुई थी हैदराबाद में। अब की बार फिर आपको मैं बता दे रहा हूं 1946 में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई थी। अगला एक बहुत शानदार सा प्रश्न ये है कि 1950 में भारतीय लेखक अरविंदो घोष का आज ही के दिन क्या हुआ था, निधन हुआ था। अरविंदो घोष जिनको कहा जाता है भारत का सुपरमैन, तो बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं, लेखक रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं। इनसे कई बार सवाल बने बने हैं और कई चलो इनमें यार एक आप क्वेश्चन मुझे बताओ कि इनकी एक सबसे प्रसिद्ध कौन सी किताब है। अगला और एक लास्ट क्वेश्चन है कि आज ही के दिन बांग्लादेश को भारत ने एक देश के रूप में मान्यता दी थी। शुरू में बांग्लादेश आपको पता ही है कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पर अगर आपसे और क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इसको सबसे पहले देश के रूप में मान्यता किसने दी। तो भारत के द्वारा सबसे पहले देश के रूप में मान्यता इसको दी गई थी। चलो बात करते हैं पहला बहुत बेहतरीन है कि अब की बार टाइगर रिजर्व की संख्या से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। 57वां टाइगर रिजर्व जो है मिल चुका है भारत को और 57वां घोषणा की जा रही थी कि 57वां जो टाइगर रिजर्व है वो दिया और अब 57वां टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में मिल चुका है। कहा? मध्य प्रदेश में 57वां टाइगर रिजर्व जो है आ चुका है। और क्वेश्चन ये कि ये है मध्य प्रदेश का खुद का 8वां। हाल ही में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां वन टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है, सारी डिटेल मैं आपको बता ही चुका हूं। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर बन रहा है कि मध्य प्रदेश में अब 8 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। आपको पता होगा कि टाइगर स्टेट इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में अब आपका रातापानी टाइगर रिजर्व जो है घोषणा होने के बाद 8 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। जरा बात करते हैं थोड़ी सी और इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पानी वन्य जीव अभ्यारण्य अब टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। दरअसल मसला ये हुआ, ऐसा हो रहा था कि बार बार शेर और आदियों के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा था। उसका कारण ये था कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य पर पूरी तरह शेरों के खाने के लिए कुछ पदार्थ नहीं थे और वहां जो हिरन थे उनकी संख्या में लगातार कमी हो रही थी। अब उन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ एक बड़ा फैसला लिया गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि अब इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड पहली बार ऐसी हुई है, 2008 से इसकी डिमांड बन रही थी कि इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दो, पर सरकार के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्होंने वो नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद रातापानी अब जो है 8वां अभ्यारण्य बन चुका है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल 90 जो है वो क्या है, बाघ है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा रायसेन सीहोर जिले में ये फैला हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा पर्वतमाला से ये जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और आपको मैं बता दूं तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला को 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। चलो आपका ये क्वेश्चन है कि ये गुरु घासीदास तिमोर टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये आप मुझे जरा बताओगे। देखता हूं मैं कौन बच्चा जो है बता सकता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। इसमें आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी, नोरादेही और पन्ना, ये यहाँ के क्या हैं, फेमस टाइगर रिजर्व हैं। इसको ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अभियान आया था। वन्य जीव
अधिनियम आपका आया था। अब इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा घोषित ये किया गया था कि शेर जो है भारत का क्या होगा, शेर भारत का राष्ट्रीय पशु होगा। पहले बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु होगा, पहले जो एशियाई शेर है वो भारत का राष्ट्रीय पशु था। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मैंने आपको बता दिया 1972 में आया है। विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई में मनाया जाता है। एशिया की अगर बात करें, एशिया में सबसे ज्यादा बाघों की अगर संख्या कहीं पर है तो वो कहां पर है, भारत में। आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला जो बाघ अभयारण्य है वो क्या था, तो आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ये क्या है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, अगर ये पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, श्री सैलम। श्री सैलम, आपने वो मूवी आ रही है ना एक पुष्पा मूवी, उस पुष्पा मूवी में जो लाल चंदन वाला जो है वो कहां पर है, श्री सैलम में। और श्री सैलम में भारत का सबसे बड़ा क्या है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कहां पर है, श्री सैलम में है। अगले प्रश्न पर आते हैं जरा, दूसरा प्रश्न है, और क्या कह रहा है प्रश्न कि विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रौद्योगिकी समुद्र सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहां की गई है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चेन्नई। इसकी मेजबानी भारत के द्वारा चेन्नई में की गई है। अगर बात करें तो 15 वर्षों में भारत में पहली बार ये आयोजित किया गया है। तो पहली खास बात तो ये हो गई कि ये कितने सालों बाद, भारत में 15 सालों बाद जो है ये आयोजित किया गया है। इससे पहले इसका आयोजन जो है लास्ट 15 साल पहले मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा बात करें तो जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, समुद्री उद्योग को प्रभावित करने वाली जो भू राजनीतिक गतिशीलता है, उस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां चर्चा की गई। ठीक है, कि हम किस तरीके से आपका इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन है उस पर क्या क्या चीजें, क्या क्या हम चीजें बता सकते हैं, उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, हमारे जो मछुआरे हैं उनके बारे में क्या और सुधार किया जा सकता है, उन सारी चीजों के बारे में ये बात हुई है इस बैठक में। अगले प्रश्न पर अगर इसी में बने तो विश्व के प्रमुख महासागर, पहले प्रमुख महासागर 4 थे, अब इनकी बढ़कर संख्या कितनी हो गई है, 4 से बढ़कर 5 हो गई है। आपको ध्यान रखना है तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का लगभग 95 से 97% पानी आपका कहाँ है, समुद्र में है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, और इसके अगर बात करें तो आपका हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, ये 5 महासागर है। दक्षिणी महासागर आपको ध्यान रखना है तो ये सबसे नया, और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा। ठीक है, प्रशांत महासागर का ये क्या है, हिस्सा है। क्लियर है। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये आपका हो गया। सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। सबसे गर्म महासागर आपका हिंद महासागर है। कौन सा है सबसे गर्म महासागर, हिंद महासागर सबसे गर्म महासागर है। अगर आपसे पूछा जाए ठंडा तो आप कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर जो है वो क्या है, सबसे ठंडा महासागर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आपको दिख रहा होगा ये आपके क्या हैं, फेफड़े। और फेफड़े का रंग आपसे कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये बताइए कि फेफड़े का रंग कैसा होता है। तो फेफड़े का रंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि फेफड़े का रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है, फेफड़े का रंग गुलाबी होता है। क्वेश्चन ये है कि क्रॉनिक पल्मोनरी एपरगिलोसिस, जिसको सीपीए कहा जाता है, दरअसल जब से कोविड बीमारी आई है तो सीपीए और सीओपीडी ये 2 बीमारियां हैं जो बड़ी मात्रा में बढ़ी है। आपको पता है कि कोविड जब आया तो कोविड ने सबसे ज्यादा प्रभावित किए मानव के फेफड़े, और उसके बाद जो है सीओपीडी और सीपीए के मामले लगातार बढ़े।
इसमें क्या है कि सीपीए किस प्रकार का संक्रमण है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था। तो सीपीए दरअसल अगर बात करें तो एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, और दरअसल फेफड़ों को सबसे ज्यादा जो बीमारियां प्रभावित करती हैं वो बैक्टीरिया वाली बीमारी होती है। पर यहां ध्यान रखना है कि फंगल संक्रमण भी आपके शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकते हैं। यहां इसके बारे में जरा विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सीपीए एक फेफड़े का संक्रमण है जो एपरगिलस नामक फफूंद के कारण होता है। फफूंद का नाम आपको ध्यान रखना है, एपरगिलस। जब आप एग्जाम में जाओगे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एपरगिलस क्या है, एक फफूंद है, एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है, आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये है, या कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो सीपीए है, ये सीपीए जो बीमारी है ये किस अंग को प्रभावित करती है। इसके अलावा बात करते हैं, सीपीए ज्यादातर उन लोगों को प्रभावित करेगा जो वात स्फीति, मतलब जिनमें सांस की समस्या हो, सांस फूलने की समस्या हो, या अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, या तपेदिक का मतलब होता है टीबी। अगर इस तरह की बीमारी किसी व्यक्ति को है तो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ये प्रभावित कर सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि ब्रोंकाइटिस तपेदिक जैसी अगर स्थिति है तो ये क्या कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। और सीपीए की अगर बात करें तो ये संक्रामक नहीं है, व्यक्तियों के बीच नहीं फैल सकता। ये जो है इतना ज्यादा संक्रामक नहीं है, बस ये क्या है कि किसी फफूंद के संपर्क में आने से फैलेगा, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद और थोड़ी सी बात करते हैं, शुरुआती लक्षण इसमें पता नहीं चलेंगे। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को एक सामान्य सी खांसी आती है और खांसी में खून आएगा, या इसके और क्या हो सकता है, खून में इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, थकान होगा, सांस लेने में कमी होगी, और कभी कभी व्यक्ति को घबराहट भी हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसको तुरंत अपना इलाज शुरू करा देना चाहिए। सबसे पहले उसे टीबी की जांच, उसके बाद अपने लंग्स की जांच जो है करानी चाहिए। कई बार जो है इसमें जांच में इसके शुरुआती मामले सामने नहीं आते, फिर भी कम से कम जो चिकित्सक होते हैं, जो फेफड़े के जो डॉक्टर होते हैं, वो कम से कम 3 बार इसकी जांच करते हैं। जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक वो इसकी जांच करते रहते हैं। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर कई बार पूछा जाता है, तो फेफड़े के कैंसर को मोसोथेलियोमा कहा जाता है। पेपर में कई बार कहा जाता है मोसोथेलियोमा क्या है, तो आप कह सकते हैं सर फेफड़े के कैंसर को मोसोथेलियोमा कहा जाता है। फेफड़े का रंग कैसा होता है, गुलाबी। और विश्व फेफड़ा दिवस आपको ध्यान रखना है, विश्व फेफड़ा दिवस आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को। और आपको मैं बता दूं, टीबी एक रोग है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। मानव के शरीर में सबसे ज्यादा अगर टीबी से कोई प्रभावित होने वाला अंग है वो फेफड़ा है। ऐसा नहीं है कि फेफड़े के अलावा शरीर के किसी अंग को टीबी नहीं हो सकता। टीबी आंख को हो सकता है, बाल को, स्किन को, गर्भाशय, हड्डी, किसी भी तरह की टीबी हो सकती है। पर सबसे ज्यादा जो टीबी होती है मानव में, 100 में से 85% जो टीबी होती है वो फेफड़े की होती है। ठीक है, अगली टीबी का इलाज आपको पता ही है कि टीबी के इलाज को क्या कहा जाएगा, टीबी के इलाज को डॉट्स कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं प्रयागराज में 2025 में आपको पता ही है कुंभ लगेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, अभी फिलहाल के लिए 2025 प्रयागराज कुंभ मेले के प्रबंधन के लिए नए जिले का नाम जो है रख दिया है। मेले का नाम जो है क्या कर दिया है, नया रख दिया है, और उस जिले को 76वें जिले के रूप में जाना जाएगा, और इसका नाम होगा कुंभ मेला। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है महाकुंभ मेला इसका नाम होने वाला है, और ये यहाँ के 76वें जिले के रूप में जाना जाएगा। कौन से, 76वीं संख्या के जिले के रूप में जाना जाएगा। लास्ट बार उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार जब 2012-11 में चल रही थी, उस समय लास्ट बार इसमें जिले बढ़ाए गए थे, अभी तक इसमें कोई जिले नहीं बढ़ाए गए। जरा बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर में क्या हुआ, कुंभ मेला क्षेत्र को एक नया जिला घोषित किया। साथ ही में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक ये सस्पेंस बना रहा कि कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सा ये। फिर 4 तारीख में उन्होंने चीजों को क्लियर किया, 5 तारीख में मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस फैसले का उद्देश्य ये है कि जो महाकुंभ मेला है उसका प्रबंधन 2025 के लिए बिल्कुल सुव्यवस्थित हो जाए, कि दुनिया भर के, यहाँ अब की बार ऐसा कहा जा रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस मेले में आएंगे और वो इसमें भाग लेंगे। तो 10 करोड़ लोग वो किस तरीके से उनको मैनेज किया जाएगा उसको लेकर जो है चीजें देखनी है।
महाकुंभ मेला, ये जिले का नाम है महाकुंभ मेला जिला। ये जिला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक भव्य धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासन सुनिश्चित करता है। मतलब 26 फरवरी के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 25 फरवरी को मेला समाप्त, 26 फरवरी को जिला जो है वो क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा ये कि जिले की सीमाएं राजस्व, गांव और परेड क्षेत्र को कवर कर रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मेला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। कितने स्थान पर? भारत का 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। 4 स्थान कौन कौन से हैं? एक आपका अगर आए तो एक आ जाएगा आपका हरिद्वार, दूसरा आपका आ जाएगा प्रयागराज, ठीक है, दूसरा आ जाएगा प्रयागराज, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में आपका नासिक है, और मध्य प्रदेश में आपका जो है वो उज्जैन है। यहां पर ये मेला लगेगा। प्रयागराज में कई बार पूछा जाए तो यहाँ आपकी गंगा नदी होने वाली है। यहाँ गंगा के साथ साथ यमुना और सरस्वती नदियां भी होंगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां, ये तीनों नदियां यहाँ होने वाली हैं। उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में जो नदी होगी वो नदी होने वाली है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी होने वाली है? क्षिप्रा नदी। और महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में होने वाली है गोदावरी नदी। 12 साल में आपको ध्यान रखना है, 12 वर्ष में एक बार एक कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि 12 साल के साथ साथ हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ के साथ साथ अर्ध कुंभ भी लगते हैं। क्या लगते हैं? अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। अर्ध कुंभ का जो आयोजन होगा वो 6 साल में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। कितने? 6 साल में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है ये कि 6 साल के साथ साथ लास्ट बार जो 2018 में जो कुंभ मेले का आयोजन किया गया था उसमें विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था। मैंने आपको कल पढ़ाया भी था कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो मेला है उसका नाम क्या है? गंगा सागर मेला है। अगले क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और इसके अलावा बात करें मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? आप कह सकते हैं राज्यपाल है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह किस राज्य में है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये जो है एक बंदरगाह जो विकसित किया गया है ये आपका केवल जो है मानसूनी समय के अलावा जो 8 महीने हैं उसमें ये सुचारू रूप से काम करता रहेगा। और ये केवल भारत के जो नेहावा सेवा बंदरगाह है उसकी मदद के लिए इसको जो है बनाया गया है। आपको मैं बता दूं, इसका आंसर बताना भूल गया था, आंसर है इसका महाराष्ट्र। जरा बात करते हैं तो महाराष्ट्र के दहानू के पास ध्यान रखना, दहानू एक जगह है। वधावन ग्रीनफील्ड बंदरगाह पूरा होने पर भारत के कंटेनर व्यापार को दुगना कर देगा। इसमें ध्यान रखना है कि जो भारत का कंटेनर व्यापार है, हम चाइना से थोड़े कंटेनर व्यापार में पीछे हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में हम कंटेनर व्यापार में चाइना को किसी तरह बीट कर दें। तो उसके लिए हम एक नए बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में ये बनेगा और ये अभी कोशिश की जा रही है कि 8 महीने जो है इसको प्रयोग में लाया जाए। 2034 के बाद इसको सभी मौसम में प्रयोग में लाया जाएगा। इसे बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड वीपीपीएल द्वारा विकसित किया गया है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के इस जो है उसके 74% शेयर इसके पास रहने वाले हैं। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात और करें तो ये परियोजना की लागत 76,220 करोड़ रुपए है। 76,220 करोड़ रुपए में ये जो है बनाकर तैयार किया गया है। 2034 तक इसको जो है जितना इसका कार्य है वो पूरा हो जाएगा। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 8 महीने तक ये काम कर रहा है। इसमें अगर बात करें तो कंटेनर टर्मिनल और लिक्विड कार्गो और तटरक्षक बर्थ जितने हैं सभी को लेकर इसमें काम किया जाएगा। साथ ही में आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ये कहां पर है?
महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई चीन में है। कहां पर है दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह? संघाई चीन में है। दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह जो है वो कहा जाता है गुजरात के लोथल में। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि कहां पर? लोथल में है। कहां पर? लोथल। और ये कहां है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा के तहत शिकारा की सवारी बुकिंग कहां शुरू की है? आपको पता होगा कि ये एक नाव होती है और इसको जम्मू कश्मीर में शिकारा के नाम से जाना जाता है। तो शिकारा को अब आप मनमानी जो कीमत वहां पर लोग लेते थे उससे बच जाएंगे। अगर आप चाहेंगे ऑनलाइन अब शिकारा को आप बुक कर सकते हैं। तो डल झील आपकी जो है यहां पर जो शिकारा चलने वाले हैं कश्मीर की डल झील में, वो पूरी तरीके से अब उबर ने क्या कर लिए हैं? वहां पर अपने पैर पसार लिए हैं। बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत झील की, तो ये आपकी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सांबर झील अगर आपसे पूछी जाए तो खारी और अंतरदेशीय सबसे बड़ी झील है। खारी और अंतरदेशीय सबसे बड़ी झील। फुलर झील जो है वो क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठी झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी मीठी झील है। अगर बात करें उबर की, तो उबर की स्थापना सन 2000 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अभी इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है कैलिफोर्निया से ट्रांसफर हुआ है। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। इसके संस्थापकों की अगर बात करें तो ट्रेविस कॉलिन और गैरेट कैम्प 70 से ज्यादा देशों में अपनी इस कंपनी का संचालन करते हैं और इस समय टैक्सी के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में से एक उबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र किसने खोला है? तो अंटार्कटिका आपको पता है कि ये दक्षिणी ध्रुव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो मेनली दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका पर ही है। तो ये इस पर जो है अपना एक नया वायुमंडलीय निगरानी केंद्र किसने खोला है? तो आंसर है इसका चीन। चीन के द्वारा पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला गया है। अगली बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय जो घटक है उनका अध्ययन करना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय घटक का अध्ययन करना है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अंटार्कटिका अनुसंधान में चीन की बढ़ती भूमिका का यह समर्थन करता है। और ध्रुवीय क्षेत्र में जो चाइना अपनी शक्ति बढ़ा रहा है उसके प्रदर्शन का एक ये बड़ा रूप दुनिया के सामने आया है। अंटार्कटिका के बारे में मैं बता दूं तो आपको पता होगा कि पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप जो है उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका को चारों ओर से दक्षिणी महासागर ने घेर रखा है। दक्षिणी महासागर में आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूं कि प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी महासागर कहलाता है। और अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है। ये दुनिया का क्या है? सबसे ठंडे रेगिस्तान में से एक है। ये आपका कैसा? ठंडा रेगिस्तान है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं यहाँ पर ज्यादातर लोग नहीं रहते, केवल रिसर्च सेंटर ही हैं दुनिया भर के। सबसे पहले अगर बात करें तो इसकी खोज एडमिरल फेबियर गॉटलीब और वोन बेलिंगशॉसेन और मिखाइल लाजेव, ये रूस के 3 लोग थे जिन्होंने बताया था कि दुनिया का एक तीसरा ध्रुव भी है, दुनिया का एक छोर है जिसको अंटार्कटिका कहा जाएगा। पर अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले यहाँ कौन साहसी व्यक्ति पहुंचा, वही साहसी व्यक्ति जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की, कैप्टन जेम्स कुक। 1773 में कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिका में प्रवेश किया और अंटार्कटिका में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाकर कितने प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है? अभी आपको पता है कि अभी तक जो हाईएस्ट जो दर है जीएसटी की जो हाईएस्ट दर है वो कितनी है? 28% है। आने वाला जो बजट है उसमें संभावना ये जताई जा रही है कि तंबाकू जो है ये एक तो खाने के लिए लोग मरे जा रहे हैं और इसमें भारत में सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि इससे बड़ी मात्रा में लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो सरकार का ये मानना है, ये कहा गया है कि अब की बार एक और नई दर जारी की जा सकती है जो 35% होगी और तंबाकू उत्पादों पर ये लग सकती है।
संभावना ये है कि इसको 1 जनवरी या 1 फरवरी में जारी कर दिया जाएगा सार्वजनिक रूप से। अभी जो संसद का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसके बारे में जानकारी वही मिली है। अगर बात करें तो इसका आंसर क्या है, 35%। थोड़ा जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीएसटी आपका क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको बता दें कि फ्रांस को जीएसटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस ने सबसे पहले क्या किया था, जीएसटी के बारे में जानकारी दी थी दुनिया को। अगर बात करें तो 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा जीएसटी को पारित किया गया। इसके बाद 2014 में इसको पेश किया गया, 2016 में इसे पारित किया गया और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को इसको लागू कर दिया गया। अगर बात करें तो इसकी कुल दर 5 होती है, पहली 0%, दूसरी 5%, तीसरी 12%, चौथी 18% और पांचवी 28%। ये इसकी क्या है, दर है। आपको मैं बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले जो कैंसर की दवाइयां थी, कैंसर की दवाइयों पर 28% से जीएसटी हटाकर कितनी कर दी गई थी, 12%, और जिन दवाइयों पर 12% जीएसटी थी उन पर 5% कर दी गई थी। जीएसटी काउंसिल की 59वीं बैठक जयपुर में आयोजित की गई थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो एशियन स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल, ये आपको जरा नया कुछ सुनने को मिल रहा होगा। ई फुटबॉल में किसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया? तो पहली बात तो ये आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, ये ज्यादातर जितने भी भारत के गेम्स हैं उनमें सभी में जो जैकेट है भारत की वो कैसी रहती है, जर्सी वो कैसी रहती है, ब्लू रहती है। तो इसमें एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है पवन कंपेली। पवन कंपेली के द्वारा ई फुटबॉल जो चैंपियनशिप आयोजित हो रही है चाइना में, उसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ऐसे किसी गेम में भारत का अभी तक का एक ऐसा पदक माना जा रहा है, पहला पदक माना जा रहा है। और इसके अलावा इंडोनेशिया के असगार्ड अजीजी फुटबॉल फाइनल्स विजेता को जो है इन्होंने क्या कर दिया है, हराया। 2022 में जो असगार्ड अजीजी हैं उनके द्वारा ये पदक जीता गया था, अब की बार इन्होंने असगार्ड अजीजी को हरा दिया है। पवन कंपेली से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो ये है कि इनको मिस्टर टॉम्ब बॉय के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको किसी खिलाड़ी के निकनेम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पिछली बार जो है द वॉल के नाम से कई बार क्वेश्चन आया था, लिटिल मास्टर के नाम से कई बार क्वेश्चन आया, तो हो सकता है अब की बार जो है मिस्टर टॉम बॉय के नाम से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मिस्टर टॉम बॉय किसको कहा जाएगा, पवन कंपेली को कहा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें भारतीय नौसेना की तो भारतीय नौसेना दिवस आपका मनाया जाएगा 4 दिसंबर को। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि 1 दिसंबर को हम मनाते हैं एड्स दिवस, 2 दिसंबर को मनाते हैं, अगर कहा जाए तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, इसके अलावा बात करें 4 दिसंबर की तो यहाँ आपको ध्यान रखना है क्या है, नौसेना दिवस। इसके अलावा आपको पता होगा कि 8 अक्टूबर में हम मनाते हैं वायुसेना दिवस, 15 जनवरी में मनाते हैं हम क्या, आप कहोगे तो कहेंगे सेना दिवस या थल सेना दिवस। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। तो ये जो स्थापना की गई थी ये 4 तारीख में की गई थी, इसलिए हम हर साल जब से आजाद हुए हैं तभी से 4 दिसंबर में अपना नौसेना दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। इसकी अध्यक्षता कई बार पूछी जाती है, तो जब भी हम कोई सेना का दिवस मनाते हैं तो उसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च सेना कमांडर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नौसेना का जो आदर्श हमारे लिए क्या हो, शुभ हो, ये इसका क्या है, प्रमुख आदर्श वाक्य है। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि इस समय भारत के नौसेना प्रमुख है और आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देंगे कि भारत का नौसेना प्रमुख कौन है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए हम मिलते हैं, आज इतना ही और कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।